ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा संस्कृत सप्ताह आयोजन के क्रम में आज दूसरे दिन जिस वक्ता को हम सुनने को उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, संस्कृत की महत्ता से यह संसार परिचित है। संस्कृत भारतवर्ष की आत्मा है। भारतवर्ष में हिमाचल देवभूमि के नाम से विख्यात है, ये आप सभी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश संस्कृत को लेकर आरंभ काल से ही बहुत सचेत रहा है। वैदिक पौराणिक काल में संस्कृत साहित्य का सृजन इस प्रदेश का एक अद्भुत परंपरा का काल रहा है। उसी क्रम में आज हम जिस व्यक्तित्व को सुनने को उपस्थित हुए हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में रहते हुए अपने समकालीन कितने साहित्यकारों को देखा है, उस विषय पर आज हम उनसे सुनेंगे। मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय अवश्य देना चाहूंगा। वैसे तो हिंदी जगत में और संस्कृत जगत में वो प्रख्यात नामा है, तथापि एक दायित्व बनता है कि आपका एक परिचय हम तमाम नए दर्शकों के सामने भी प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी शिमला जिले के चौपाल के जगराह ग्राम के मूलतः निवासी हैं। संप्रति आप राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान में संस्कृत के सह आचार्य हैं। मित्रों, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी का लेखन कार्य बहुत विस्तृत और व्यापक है। इनके लेखन में हिमालय, हिमाचल का इतिहास, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक इतिहास, संस्कृत भाषा और साहित्य विशेष रूप से रहा है। इसी केंद्र बिंदु को रखकर आपने लोक गाथा दिग्दर्शिका, संस्कृत प्रभावित महासूबी एवं सिरमौरी लोक गाथाएं, इस पर इनको पुरस्कार भी मिला है। युग पुरुष परशुराम, संस्कृत साहित्य का हिमाचल को योगदान, जागरा इतिवृत्त, महाराज डकरेई देवता का इतिहास, भारतीय संस्कृति, हिमाचल की लिपियां, अभी ये प्रकाशनाधीन है। इस प्रकार के अनेक ग्रंथों का लेखन आपने किया है जो बहुत चर्चित और प्रसिद्ध रही हैं। आपके लेखन कार्य से अनेक प्रकार के सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा साहित्य सम्मान, हिमाचल गौरव सम्मान, पुरोहित चंद्रशेखर बेबस राष्ट्रीय पुरस्कार, परमार साहित्य सम्मान, चाणक्य वार्ता सम्मान आदि अनेक प्रकार के सम्मानों से आप सम्मानित हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत भर की तमाम प्रदेशों में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों में कितने प्रकार के आपने शोध पत्र पढ़े हैं। उन तमाम शोध पत्रों का प्रकाशन भी अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में निरंतर होता रहा है। मैं उनका अनुजकल्प हूं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इनका मार्गदर्शन निरंतर मुझे मिलता रहता है। आज हमें इनको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज के दिन, इस संस्कृत सप्ताह के दूसरे दिन, आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी से हम सुनेंगे कि हिमाचल में जितने साहित्यकार पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, उन साहित्यकारों का क्या योगदान रहा है, संस्कृत को कैसे उन्होंने समृद्ध किया है, समाज को जो नई दिशा दी है, उस विषय पर आज हम डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी को सुनेंगे। मैं अधिक समय न लेता हुआ मैं साक्षात उनको आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर शर्मा जी अपने वक्तव्य से हमारा आनंद वर्धन करें। डॉक्टर शर्मा जी, स्वागत है आपका। प्रोफेसर पांडे जी का अभिनंदन। ओम पूर्णमदय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति शांति शांति। त्रितापों से शांति की कामना करते हुए हम आज के फेसबुक लाइव अकादमी द्वारा जो संचालित है उसमें आप सभी का वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। वास्तव में ये जो अकादमी द्वारा संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है, हम चाहते थे कि हम औरों को सुने, परंतु कुछ चर्चा अकादमी के सदस्य के नाते हमको संस्कृत भाषा एवं संस्कृत के संदर्भ में आप सभी सबों के समक्ष रखनी थी, इसलिए हम आज आपके साथ लाइव उपस्थित है। एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन। श्रोताओं, जिस विषय को हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं उससे पूर्व हम द्वितीय राजभाषा संस्कृत के संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी की कुशल निर्देशन में हम सबों को काम करने का मौका मिला और द्वितीय राजभाषा जो संकल्पना हमारी प्रदेश सरकार की थी, आज वो धीरे धीरे मूर्त स्वरूप प्रदान कर रही है। उस ओर ही हम अग्रसर है। उस संदर्भ में भी कुछ चर्चा मैं करूंगा। प्रश्न हमारे समक्ष उस समय भी आता था जब हम छात्र थे, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। उस समय हमको कुछ बातें, कुछ यक्ष प्रश्न हमारे समक्ष आते थे कि क्या हिमाचल में भी संस्कृत साहित्यकार या संस्कृत साहित्यकारों की समृद्ध परंपरा रही है। ये यक्ष प्रश्न हमने शोध के माध्यम से धीरे धीरे सुलझाने का प्रयास किया। इसी विषय को आज हम आपके समक्ष रख रहे हैं। संस्कृत, हिमाचल में जो संस्कृत साहित्यकारों एवं संस्कृत की जो समृद्ध परंपरा रही है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक स्वतंत्रता पूर्व का समृद्ध साहित्य एवं समृद्ध साहित्यकार, और दूसरा कालखंड हम स्वातंत्र्योत्तर रूप में देखते हैं। परंतु हिमाचल का इतिहास, हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल की सभ्यता जितनी प्राचीन है, संस्कृत के स्रोत भी उतने ही प्राचीन हमको शोध के माध्यम से मिले। उनकी हम चर्चा सर्वप्रथम करना चाहेंगे। जब हमने हिमाचल के स्वरूप को समझने का प्रयास किया तो हमारे समक्ष जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का हमने अध्ययन किया तो पता चलता है कि हिमालय स्वयं में ही देवतात्मा है। कालिदास ने जैसा हम कहा है, देवतात्मा तो है, परंतु के प्रमाण हम ढूंढना चाहते थे। वो प्रमाण हमको किस रूप में मिले? वेदों में जिन 5 नदियों की चर्चा आती है या हिमालय की चर्चा आती है, यही नहीं, इन नदियों के आधार पे यहाँ पर स्थापित स्थापनाओं की चर्चा आती है। वो प्रमाण भी हमने खोजने का प्रयास किया। हिमाचल का स्वरूप उन्हीं प्रमाणों के आधार पर समृद्ध है, क्योंकि हिमाचल और हिमालय परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। इसके प्रमाण हमें वेदों में भी मिलते हैं। संकेतात्मक रूप से उसको प्रस्तुत करके हम अगले चरण की ओर अग्रसर करते हैं। हिमाचल का स्वरूप देवभूमि, ऋषि भूमि। दूसरे प्रमाण हमें ऋषियों की स्थापनाओं के रूप में मिलते हैं।
समूचा हिमाचल प्रदेश, इन 5 नदियों की जिनकी हम बात करते हैं, या सरस्वती नदी के किनारे जिस सभ्यता और संस्कृति की हम बात करते हैं, हमने समूचे हिमाचल के लोक में जा करके समझने का प्रयास किया कि हाँ, ये जो ऋषि है परंपरा है, ऋषि भूमि भी है। हमारा लोक इन ऋषियों से इतर नहीं समझा जा सकता, ये प्रमाण भी हमारे समक्ष आते हैं। यही नहीं, अगर हिमाचल के स्वरूप को आप देखें, पूरा तात्विक इतिहासकारों ने, अखिल भारतीय इतिहासकारों ही नहीं अपितु विश्व के इतिहासकारों की दृष्टि भी हिमाचल के इन समृद्ध साहित्य पर गई, समृद्ध स्रोतों पर जाती है, तो हमको क्या मिलता है? पूरा तत्व के जितने प्रमाण है उसमें भी संस्कृत है। मैं आपसे जिक्र करूं कि पुरातात्विक प्रमाणों में चाहे हमारे ऋषियों के स्थल रहे हों, या हमारी मैं आपको कहूं कि जो गणराज्य काल में जो सिक्के मिलते हैं, और इससे भी प्राचीन जो लिपियां हैं हमारी, ब्राह्मी से लेकर के खरोष्टी से लेकर के हमारी शारदा से लेकर के जितनी भी हिमाचल की लिपियां हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। उसमें भी समृद्ध साहित्य, संस्कृत भाषा का प्रवाह हमको उपलब्ध हुआ। हम सीधे सीधे उससे आगे जाकर के प्रशस्ति, राजवंशावली, महात्म्य और पांडु लिपियों की बात भी करना चाहते हैं। ये प्रमाण भी हिमाचल के स्वरूप से पूर्व के हैं। अगर आप देखें, चंबा पूर्ण रूप से अभिलेखों, प्रशस्तियों से भरा पड़ा है। इन अभिलेखों से समृद्ध परंपरा से भरा पड़ा है। जब हमने इनकी लिपियों का अध्ययन किया, लिपियों के साथ साथ न केवल शारदा लिपि अपितु अन्य लिपियों का भी चर्चा की। कांगड़ा क्षेत्र को हमने देखा, हमने कुल्लू क्षेत्र को देखा, हमने मंडी क्षेत्र को देखा, समूचे हिमाचल के इवन हाटकोटी क्षेत्र में जितने भी इस प्रकार के हमारे पास प्रमाण अभिलेखों के रूप में मिलती है, प्रशस्तियों के रूप में मिलते हैं, निर्मंड जो अथर्ववेदीय पीठ है, इन क्षेत्रों का हमने इनका अध्ययन किया, तो हमने पाया कि वहां पर जो भी प्रशस्ति लेखक, मैं ये जिक्र करना चाहता हूं विशेष रूप से, प्रशस्ति लेखक वास्तव में जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में हमारे जितने भी राजपुरोहित थे, राजाओं के राज दरबारों में जो कार्य करते थे, वो मूल रूप से संस्कृत को अधिमान दे करके अपनी प्रशस्तियां, अपने कार्य किया करते थे। जितनी भी प्रशस्तियां हैं उसको उत्कीर्ण करने वाले भी संस्कृतज्ञ ही थे। मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, भरमौर ताम्रपत्र का मैंने वर्णन किया है। अभी हाल ही में एक पुस्तक हमारी आई थी, हिमाचल संस्कृत साहित्य का इतिहास। उस पुस्तक में हमने जो पहले 2 अध्याय है उसमें हमने चर्चा की है। अगर आप देखें, भरमौर ताम्रपत्र 66 व युगाकर वर्म देव द्वारा उत्कीर्ण किया गया है, और उसकी जो भाषा, जो राजवंश में जो राजपुरोहित थे, उन्होंने उसका उस टेक्स्ट को, उस मूल पाठ को समायोजित किया और प्रशस्ति में वो उत्कीर्ण करने वाले उसकी जो लिपियां हैं, जो लिपि है, चाहे वो शारदा लिपि हो, क्योंकि लिपि तो ब्राह्मी से लेकर के, शारदा से लेकर के पांडुलिपियों की हमारी अन्य बहुत सारी लिपियां, उसकी चर्चा हम करेंगे, उसमें भी वर्णन आता है। बैजनाथ प्रशस्ति रामकृत है, उसमें किसने लिखा है? रामकृत, राम कोई व्यक्ति है, उन्होंने उसको संस्कृत भाषा में लिखा है। यही नहीं, कुल्लू के राजा राज बहादुर सिंह की प्रशस्ति जो हमारे एक जो लिपि में निबद्ध है, कर्पूर द्वारा विरचित है। मेरा इनको जिक्र, इन लेखकों की ओर किसी की दृष्टि नहीं गई, संस्कृत भाषा और साहित्य की दृष्टि से मैं इसलिए उद्धृत करना चाहता हूँ। इतिहासकारों ने बहुत बड़ा उदाहरण दिए इसके। मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आप उस मनोभूमि को समझिए, उस कालखंड को समझिए, और हम प्रमाणित करना चाहते हैं कि लोक
में भी संस्कृत थे। इससे आगे हम राजवंशावलियों की चर्चा करना चाहते हैं। राज पुरोहित थे, उन्होंने विभिन्न राजवंशों की राजवंशावलियां संस्कृत में लिखी है। मैं उद्धृत करना चाहता हूँ चंबा राजवंशावली, 120 पद्य है इसमें। ये 120 पद्य छंदोबद्ध है। अगर आप इसके इतर बात करें कि त्रिगर्त राजवंशावली, 451 राजाओं का वर्णन इसमें है। इसको भी हमारे जो उसमें राज पुरोहित थे, हम जिस ओर आपका संकेत करना चाहते हैं, इतिहासकारों ने बहुत लिखा है इनके ऊपर, या अन्य विद्वानों ने बहुत लिखा है, परंतु संस्कृत की दृष्टि से जिन्होंने इन पद्यों को छंदोबद्ध किया है, उनको समझना संस्कृतज्ञों को बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बात को मैं अपने दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूं। उसके बाद राजा जुब्बल की एक राजवंशावली हमको मिली। वास्तव में उसका उदाहरण ज्यादातर इतिहासज्ञ ही उसको देते हैं, परंतु ललित काव्यम को यदि आप ध्यान से देखें, मैंने इसमें हिमाचल संस्कृत साहित्य के इतिहास में इसका वर्णन किया है, वो पंडित कन्हैयालाल ने लिखी है। 1895 में यद्यपि वो प्रकाशित हुई है वो ग्रंथ रूप में, परंतु उसके छंदों को, उसके अलंकारों को संस्कृत भाषा और साहित्य की दृष्टि से, काव्य शास्त्र की दृष्टि से जब हम उसको देखते हैं, तो वो हमारे हिमाचल के संस्कृत साहित्यकारों के लिए वो एक भूमिका के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। तो हम जिस साहित्य चर्चा करना चाहते हैं, पंडित कन्हैयालाल, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे इस प्रकार के संस्कृत साहित्यकार हमारे राज दरबारों में भी विराजमान थे। इसके बाद महात्म्यों की चर्चा करना चाहता हूँ। इतिहासकारों ने बहुत सारी महात्म्यों की चर्चा करी है, मैं उसकी ओर नहीं जाता, परंतु हम इसकी बात करना चाहते कुलांत पीठ महात्म्यम। हीरानंद शास्त्री ने इसका वर्णन लेट स्टेजेस में इतिहास की दृष्टि से किया है, परंतु हम उससे पूर्व इस बात को आपके समक्ष रखना चाहते कि मणिकरण के जो राज पुरोहित थे, जो पुजारी थे, क्षमा करें, मणिकरण के जो पुजारी वंश थे, उन पुजारी वंशों ने कुलांत पीठ महात्म्य लिखा है। इतिहासकारों ने उन अपने अपने दृष्टिकोण से उसके उदाहरण उद्धृत किए, परंतु हमें संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य की दृष्टि से इस बात को समझना चाहिए कि जो पुजारी वंश हमारे कुलांत पीठ महात्म्यम को जिन्होंने छंदोबद्ध किया होगे, वो हमारे लिए हिमाचल के संस्कृत साहित्यकार महत्वपूर्ण है। अब मैं अगली बात करना चाहता हूं कि महात्म्यों में श्री तारा महात्म्यम 30 छंदोबद्ध पद्य है इसमें, और क्योंथर राजा के राज पुरोहित कृपाराम शास्त्री द्वारा ये भी रचित है। हम कृपाराम शास्त्री को कैसे बोलें, जिन्होंने 30 छंदों को संस्कृत के छंदों को छंदोबद्ध किया। इसका भी हम थोड़ा सा संकेतात्मक विवरण आपके समक्ष करना चाहते थे। इसका संकेत हम ये करना चाहते हैं कि ये संस्कृत साहित्यकार हिमाचल के उदय से पूर्व के हैं। अगर इन्होंने इस प्रकार का साहित्य संस्कृत में लिखा है, तो हमारे लिए वो भूमिका के रूप में हमारे समक्ष है। अब हम सीधे सीधे हिमाचल के उन संस्कृत साहित्यकारों की थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। हिमाचल के संस्कृत साहित्यकारों को जब हमने उनके जीवन चरित्रों को समझने का प्रयास किया, हम समझते हैं कि समूचे जो संस्कृत साहित्यकार है, वो उनका जीवन दर्शन हमारा ऋषि तुल्य है। ये समूचे संस्कृत साहित्यकार शब्द साधक है, शब्द ब्रह्म के साधक है। इनकी शब्द साधना किसी हम जैसे कहते हैं कि उस परंपरा को निभाती है जो हिमाचल के जो संस्कृत साहित्यकार है उस परंपरा के साथ जुड़े हैं, जो संस्कृत साहित्यकार कालिदास से लेकर के इतने भी हमारे संस्कृत साहित्यकारों की जो श्रृंखला रही है, उसी
लीक में हमको दिखाई देते हैं। उन्होंने कभी भी काल और स्थान को अधिमान नहीं दिया। वो तो इन चीजों से ऊपर उठकर किसी तुल्य जीवन को व्यतीत करते हुए सुंदर संस्कृत साहित्य रचा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कालिदास को हम ढूंढते रह जाते हैं कि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ होगा, क्या इनका जन्म कश्मीर में हुआ होगा। आज भी हम कक्षाओं में इनकी चर्चा अक्सर किया करते हैं। वास्तव में ये तो हमारे इस मातृभूमि के वो ऋषि है जो इन चीजों से जुड़े नहीं है। हिमाचल के संस्कृत साहित्यकार भी ऐसे ही हमको दिखाई देते हैं। इसीलिए हमको लगा कि हिमाचल संस्कृत साहित्य का इतिहास क्यों लिखा जाए। इसलिए लिखा जाए कि हमने संस्कृत साहित्य को तो चाहे बलदेव उपाध्याय हो, वाचस्पति गैरोला हो या दूसरे महान संस्कृत साहित्य के इतिहास को के लेखक रहे हों, हमको लगता था कि क्या हिमाचल का संस्कृत साहित्य भी हो सकता है क्या, ये प्रश्न हमारे समक्ष था। तो जब हमने इन संस्कृत साहित्यकारों के जीवनियों को पढ़ा, जीवन चरित्रों को पढ़ा, इनके साहित्य को पढ़ा, तो हमको लगा कि नहीं, हमें हिमाचल का संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखना चाहिए। मैं चर्चा सीधे सीधे करूं। हिमाचल के संस्कृत कुल गुरु आचार्य दिवाकर दत्त जी, कौन नहीं जानता। हम इनको क्या कहते हैं? कुल गुरु, संस्कृत कुल गुरु हिमाचल के आचार्य दिवाकर दत्त जी। इन्होंने संस्कृत भाषा को हिमाचल में जिस जीवंत स्वरूप में लाया वो वंदनीय है। ना केवल ये श्रेष्ठ रचयिता रहे हैं, अपितु संस्कृत भाषा को इन्होंने जीवंतता प्रदान करने के लिए लंबा संघर्ष किया है। मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा। एक पद्य में उद्धृत करना चाहता हूं। आचार्य दिवाकर दत्त जी एक की रचना को हम पढ़ रहे थे, तो मुझको बहुत सुंदर लगा वो पद्य। इन्होंने पर्वतराज हिमालय को, कालिदास जी पर्वतराज हिमालय को कैसे उद्धृत करते हैं और हमारे आचार्य दिवाकर दत्त जी उसको कैसे उद्धृत करते हैं, पाठकों के समक्ष मैं लाना चाहता हूं। शिवीर अस्ति जिमूत वाहनो स्व प्राणैरपि पर प्राणान रक्षसी। इन शब्दों को देखिए, इनकी गरिमा को देखिए, इनके गंभीरता को देखिए। हिमालय को वो एक एक शब्द से सजाते हैं। ये संस्कृत भाषा की महत्ता है। इन्होंने फालादेश कल्पतरु, सहस्र शीर्षा सूक्त, गांधी वचनामृतम, मधुरिमा, महापुरुष वचनामृतम, शांति सुख सोपान, ये रचना इनकी है। अगर इन रचनाओं की गंभीरता को देखेंगे तो हमको लगता है, जो कई बार प्रश्न करते हैं कि हिमाचल के संस्कृत साहित्यकारों ने क्या रचा है, एक एक रचना पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि इनमें क्या है छुपा है। अगला आचार्य केशव राम शर्मा जी। आचार्य केशव राम शर्मा मूर्धन्य विद्वान है। इनकी विद्वत्ता अखिल भारतीय स्तर पर है। संस्कृत जगत में ये शिरोमणि के रूप में विख्यात है। भुवनेश्वरी चरितम, हिमाचल वैभवम, श्री दिवाकर आचार्य चरितम, अरुण पर्णा, नीर बिंदु। एक इनका एक पद्य भी मैं उद्धृत करना चाहता हूं अपने पाठकों के समक्ष। हिमाद्रौ देवता वासे ऋषिणाम तपसः स्तरे, कुलूत नाम को देशो भूषणाभो विराजते, संति चात्र प्रतिग्रामम देवी देव गणालया, तस्मादेशा धरा विज्ञे देव भूमिर निगद्यते। भुवनेश्वरी चरित से मुद्रित किया इसको। अगर आप इन विषय वस्तु को देखें, आचार्य केशव राम जी के एक एक रचना के विषय वस्तु और छंदोबद्ध रचनाओं को देखें तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे धीर गंभीर आचार्य केशव राम जी हमारे उन बैठकों, उन नवोदित लेखकों के लिए आज भी प्रेरणा देते हैं। हमारे लिए एक मील का पत्थर है ऐसी रचनाएं।
अगले साहित्यकार को मैं उद्धृत करना चाहता हूं, आचार्य केशव शर्मा जी। इन्हें हाल ही में अकादमी साहित्य शिखर सम्मान मिला है। हम क्या शिखर सम्मान देंगे इनको, ये तो शिखर सम्मान से ऊपर के व्यक्तित्व है। हमने जब इनकी पुस्तकों को इस हिमाचल संस्कृत साहित्य के इतिहास में का विश्लेषण करना प्रारंभ किया तो मेरे शब्द कम पड़ते थे इनकी रचनाओं के शब्दों को विश्लेषित करने में। शक्ति सौरभम सरिता हिमानी अवरोहणम भारतीयम अपर्णा, इनकी गंभीरता को देखिए, ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ऐसे साहित्यकार हमारे हिमाचल में है। पंडित दुर्गादास शास्त्री, इनकी रचनाएं, ये केवल काव्य नहीं लिखे हैं इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, इन्होंने गद्य भाग भी, पूरी विधाएं इन्होंने लिखी हैं। राष्ट्रपथ प्रदर्शनम तर्जनी मधुवर्षणम, ये काव्य हैं। इन काव्यों में समसामयिक विषयों को लिया गया है। हमारे उन छात्रों के लिए जो आज के युवा हैं, उनके लिए विषय वस्तु है इसमें, वो भी छंदोबद्ध रूप में और साधारण शैली में। हम कई बार ये प्रश्न आता है कि संस्कृत क्या साधारण जन के लिए हो सकती है, तो हमें दुर्गादास शास्त्री को पढ़ना पड़ेगा। जिस साधारण शैली में इन्होंने अपनी विषय वस्तु को पिरोया है वो अद्वितीय है। मैं आगे जाकर के नाटक वत्सला, तृण जातकम, रेल मंत्री, छाया विलास, अनारकली, इनकी एक सुंदर गद्य रचना है वियोग वल्लरी। इस हमें बाण भट्ट याद आते हैं, जब हमने इसको विश्लेषित किया बाण भट्ट याद आए। गद्य जो इनका है वियोग वल्लरी, कभी अगर आप इनके गद्यों के मधुरिमा को आत्मसात करने का प्रयास किया, क्या सरस है, क्या चीजें हमारे छात्रों के लिए उन्होंने रखी हैं, हमारी युवा पीढ़ी के लिए इन्होंने विषय वस्तु को रखा है, वो अद्वितीय है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये जयपुर वेदशाला का निर्माण इन्होंने नहीं किया, अपितु ये मर्मज्ञ विद्वान रहे संस्कृत भाषा और साहित्य के। इन्होंने जय सिंह प्रकाश, करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम, चरण व्यूह परिशिष्ट सूत्रम, ऐसी ग्रंथ की ऐसी रचना इन्होंने रची है जो हमारे संस्कृत साहित्य के लिए बहुत ऊर्जस्वी है, ऊर्जा प्रदान करने वाली हमारे पाठकों के लिए, हमारे शोधार्थियों के लिए। परमानंद शास्त्री सिरमौर के मूर्धन्य विद्वान है, हिंदू काव्य लिखा है। उस परिपाटी को जैसे हम कालिदास के रघुवंशम को पढ़ते हैं, इन्होंने सिरमौर के राजवंशों का छंदोबद्ध चित्रण बड़ा मधुर शैली में किया है। हम धीरे धीरे हम कुछ साहित्यकारों के नाम लेंगे। परमानंद शास्त्री के बाद चक्रधर शास्त्री, आचार्य शालग्राम शर्मा, आचार्य सुग्रीवानंद महंत, खुशीराम शर्मा, गणेश सिंह बेदी का वो जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूँ, ये इतिहास में इनको मैक्सिमम उद्धृत करते हैं लोग। इनका शशि वंश विनोद, मैं आपको बताऊं, इन्होंने श्रृंगार शतक, चमत्कार, चिंतामणि, शशि वंश विनोद लिखा है। इस संस्कृत के बड़े महत्वपूर्ण मूर्धन्य विद्वान रहे हैं। ये बिलासपुर के राजाओं महाराजाओं के समय के का चित्रण ये करते हैं, ऐसे मूर्धन्य विद्वान है। सुखदेव शर्मा हमारे गुरु रहे। सुखदेव शर्मा ने बहुत अच्छी रचना रची है। श्यामलाल डोगरा, मनसुख, कवि मंगल, ब्रिजराज, नरोत्तम दत्त शास्त्री, सुखदेव, श्री पंचानन, पंडित जयदेव उपाध्याय, पंडित शिवराम शर्मा, पंडित रत्न नारायण दत्त शठ शास्त्री, पंडित जगतराम शास्त्री, पंडित विद्यासागर शर्मा, पुरोहित चंद्रशेखर बेबस का वर्णन मैं करना चाहता हूं। ये कुल्लू के मूर्धन्य विद्वान है। हमको पुरोहित चंद्रशेखर बेबस लोक साहित्य राष्ट्रीय पुरस्कार इनके नाम ही मिला था। अभी पांडे जी इसका जिक्र कर रहे थे, तो जब हमें ये पुरस्कार मिला तो इनकी रचनाओं को हमने बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया है। उनको हमें हमारे शोधार्थियों को समझना चाहिए। यही नहीं, कवि मार्तंड गोपाल शर्मा शास्त्री, डॉक्टर विद्याधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर ओम दत्त सरोज, डॉक्टर ओम प्रकाश राही जी हमारे साथ जुड़े हैं आज। राही जी भी ये हमारे बहुत प्रिय मित्र है, सुंदर लेखक है, सुंदर लिखते हैं,
छंदोबद्ध रचनाएं करते हैं। हमारे पंडित गौरीदत्त संगर, परमानंद शास्त्री तीर्थवान, प्रोफेसर विद्या शारदा, ये हमारी विश्वविद्यालय की गुरु ये हैं। मैं ये इनका जिक्र थोड़ा सा करना चाहता हूँ। इन्होंने संस्कृत भाषा को लोक में समझाने का जो प्रयास किया है वो आज महत्वपूर्ण है। हमने लोक में अगर संस्कृत को समझने का प्रयास किया है तो इसका श्रेय हमारी वंदनीय गुरु आचार्य विद्या शारदा जी को जाता है। डॉक्टर कुमार सिंह सिसोदिया, डॉक्टर प्रेमलाल गौतम शिक्षार्थी, डॉक्टर राधारमण शास्त्री पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, मूर्धन्य विद्वान है, अखिल भारतीय नहीं विश्व स्तर के विद्वान रहे हैं। मदन हिमाचली जी, डॉक्टर मनोहरलाल आर्य ने अभी हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं अपने केशव शर्मा जी के ऊपर जो ग्रंथ रचा है इन्होंने, मूर्धन्य विद्वान है हमारे मनोहरलाल आर्य जी। पंडित भूदेव शर्मा दीक्षित, डॉक्टर विद्याचंद ठाकुर जी के का क्या कहें, इनके साथ तो हमारा बड़े आत्मीय संबंध रहे। इन्होंने हमें शब्द सिखाए हैं, हमने इनसे सीखा है। मूर्धन्य विद्वान रहे हैं। आचार्य हरिनंद शर्मा, डॉक्टर दयानंद शर्मा, डॉक्टर वेद प्रकाश अग्नि तंत्र विज्ञान के बहुत बड़े धन विद्वान है। अगर कभी मौका लगे हमारे शोधार्थियों को उनके पास जाकर के समझने का प्रयास करें। पृथ्वीराम शास्त्री जी ने जो हमारा कांगड़ा त्रिगर्त क्षेत्र की जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर है उनको पृथ्वीराम शास्त्री जी ने संजोया है। हमारे वंदनीय विद्वान रहे। कृपाराम शास्त्री, डॉक्टर मस्तराम शर्मा, प्रोफेसर ओम प्रकाश सारस्वत जी। यही नहीं, हमारे दो विद्वानों की चर्चा में अवश्य करना चाहता हूं। और भवानी दत्त शास्त्री, इन्होंने 9 उपनिषदों का पहाड़ी भाषा में अनुवाद किया है। ये लोक में संस्कृत को समझाने वाले विद्वान है। इन्होंने गीतामृत का पहाड़ी अनुवाद किया है, भज गोविंदम का पहाड़ी अनुवाद किया है। ये मंडी के मूर्धन्य विद्वान है। मनसाराम अरुण जी बिलासपुर से संबंधित, वीर भूमि इनका काव्य वंदनीय काव्य है। ये कुछ चर्चाएं हमने संस्कृत साहित्य, हिमाचल के संस्कृत साहित्यकारों के संदर्भ में की है। अब हम, ये तो हमारे वो मूर्धन्य विद्वान है हिमाचल संस्कृत साहित्यकार जिनकी हमने चर्चा की। इन्होंने जो रचनाएं रची हैं इनका जिक्र भी हमने हिमाचल संस्कृत साहित्य के इतिहास में काव्य की विधाओं में अलग किया है, गद्य की विधाओं में अलग किया है, नाटकों की विधा में अलग किया है, और स्तोत्र साहित्य जहां हमने विश्लेषित किया उनका जिक्र हमने वहां पर किया है। हमारे इस प्रकार के हमारे ये मूर्धन्य विद्वान है। परंतु एक, क्या हम इन्हीं मूर्धन्य विद्वानों के साथ हिमाचल के जीवंत संस्कृत की जो हमारी समृद्ध परंपरा है इसको हम जीवंत रख सकेंगे? ये प्रश्न आज भी हमारे समक्ष आता है। मैं इनका जिक्र जरूर करना चाहता हूँ। हमारे सचिव अकादमी डॉक्टर करम सिंह जी, ये संस्कृत के महान विद्वान है। इनके द्वारा विरचित जो वेद या अन्य विधाएं हैं ये हमारे लिए वंदनीय है। इसलिए हमारे सचिव महोदय भी संस्कृत की इस श्रृंखला में एक विद्वान की परंपरा में आते हैं। प्रश्न ये उठता है, प्रत्युष गुलेरी जी कह रहे हैं गोपाल शर्मा शास्त्री जी, हाँ इनका भी मैंने जिक्र किया है। प्रत्युष गुलेरी जी ये महान विद्वान है, गोपाल शर्मा शास्त्री जी, इनका विरचित साहित्य आज भी हमारे लिए शोध का विषय है और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ युवा साहित्यकारों की भी चर्चा हम करें, इसलिए ये परंपरा क्या हम यहीं तक ही रखने जा रहे हैं? नहीं, हमको कई बार उदासीनता लगती थी जब हम शोध करते थे कि क्या ये इन्हीं विद्वानों तक ये संस्कृत भाषा और साहित्य सीमित हो जाएगा? नहीं, मैं 3-4 लोगों का, युवा साहित्यकारों का जिक्र यहाँ पर करना चाहता हूँ। आचार्य सुरेश, ये नाहन में संस्कृत महाविद्यालय में कार्यरत हैं।
हाँ, हमको दिल में दर्द है कि जब हम हिमाचल संस्कृत साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, इस महान युवा साहित्यकार का जिक्र इसमें नहीं हो पाया। परंतु हम पाठकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसके अगले सप्लीमेंट में इन युवा साहित्यकारों को हम जरूर इनका जिक्र करेंगे। इन्होंने देवी चरितम खंड 5 लिखा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण, जब मैंने पढ़ा इसको, अभी पूरा नहीं पढ़ पाया हूं। इन्होंने स्तोत्र मंजरी 40 छंदोबद्ध स्तोत्र इसमें है, 7 शतक इनके बड़े महत्वपूर्ण है। देव शतक, देवी शतक, अवतार शतक, भक्त शतक, मुनि शतक, जो हमारे महान चरित्र, ऐतिहासिक चरित्र है, उनके पर भी उन्होंने शतक लिखा है। तीर्थ शतक, ये ऐसे युवा साहित्यकार ने छंदोबद्ध किया है जो आज भी हम इनका वंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे आचार्य सुरेश के अतिरिक्त भी युवा साहित्यकार हैं। मैं एक ऐसे शख्स के का जिक्र यहाँ पर करना चाहता हूँ, इनका वर्णन करना चाहता हूँ, लायक राम शास्त्री। ये नाहन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हैं। इन्होंने हाल ही में हमें एक अटल दशकम 10 पद्य छंदोबद्ध लिखे हैं इन्होंने। क्या कहते हैं, इसके अतिरिक्त इनकी छोटी छोटी रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आजकल ये हमारे कुछ देवी देवताओं के ऊपर भी इस प्रकार की छंदोबद्ध रचनाएं लिख रहे हैं। एक हमारे युवा प्रोफेसर है प्रभात कुमार। मैं अक्सर इनका, ये हमारे गुरु हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नरदेव शास्त्री जी हुआ करते थे। तो प्रभात कुमार जी, हम अक्सर कई बार इनके छोटे छोटे पद्यों को पढ़ते हैं। कोशिश करेंगे इनको मुख्य धारा में लाने के लिए। ये भी एक उर्वर मस्तिष्क के साहित्यकार है। हमारे मित्र बैठे हैं कृष्ण मोहन पांडे जी। यद्यपि इनकी कर्म भूमि हिमाचल है, ये ऐसे उर्वर मस्तिष्क के युवा साहित्यकार है जो बहुत छंदोबद्ध सुंदर रचनाएं रचते हैं। हमें बहुत अपेक्षा है ऐसे युवा साहित्यकारों से। इनका जिक्र भी आज हम इस परिचर्चा में करना चाहते थे। इन साहित्यकारों के को मैं इसलिए आज इस परिचर्चा में लाना चाहता था कि हिमाचल संस्कृत साहित्य का इतिहास तब समृद्ध बनेगा जब हमारे युवा भी इसमें जुड़ेंगे। और इसके लिए हमें एक इसकी किरण दिखाई देती है हिमाचल में। जब हम द्वितीय राजभाषा का कार्य कर रहे थे, प्रोफेसर पांडे जी आप चर्चा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जिक्र करके आपको चर्चा में सम्मिलित करना चाहूंगा। हम एक किरण जो हमें दिखाई देती है संस्कृत भाषा और संस्कृत वांग्मय को, संस्कृत भाषा जन भाषा भवेत कथम भवेत, इसकी चर्चा एक ऐसा हमारा ऊर्जा का स्रोत हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है। हमारे हिमाचल प्रदेश की जो हमारी संस्कृत भारती, हमारे प्रिय मित्र नरेंद्र जी, जिन्होंने इस भाषा को जन जन तक पहुंचाने का एक भगीरथ प्रयत्न जो कर रहे हैं और जो इसका बीड़ा जिन्होंने उठाया हुआ है, हमें मौका मिला हमारे मित्र नरेंद्र जी के साथ बैठ कर के जब हम संस्कृत पाठ्यक्रम
समिति जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में ने बनाई, जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने द्वितीय राजभाषा को जो है विधि विधान पूर्वक द्वितीय राजभाषा के रूप में रखा, तो हम कहना चाहते हैं इसमें संस्कृत भारती का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे नरेंद्र जी चर्चा बार बार करते थे, ये जो साहित्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास है वो द्वितीय राजभाषा के प्रमाणों के लिए हमने लिखा कि प्रमाण तो दे, भी द्वितीय राजभाषा तो बने। सरकार हमसे पूछ रही थी प्रमाण तो दे, आप ये तो बताइए कि क्या हमारे आपके पास समृद्ध परंपरा है। जो ये परंपरा मैंने बताई है, इसका ही परिणाम था हिमाचल संस्कृत साहित्य का इतिहास। ये नरेंद्र जी का बहुत बड़ा, हम इसका उल्लेख करना चाहते हैं, नरेंद्र जी का, माननीय नरेंद्र जी, इनके मार्गदर्शन में हमने काम किया है। जब ये पाठ्यक्रम समिति का गठन हुआ तो मुझे समन्वयक बनाया गया, तो हमने कहा नरेंद्र जी समन्वयक तो हमारी संस्कृत भारती है। मैं कुछ लोगों का नाम उल्लेख करना चाहता हूँ। हमने द्वितीय पाठ्य पुस्तक तैयार कर दी है, तृतीय पुस्तक भी, हम तृतीय कक्षा की पुस्तक तैयार हो चुकी है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में। किनको दे हम इसका, मैंने कुछ लोगों का उल्लेख मैं करना चाहता हूँ, संस्कृत भारती के उन योद्धाओं का जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य किया। संजीव जी, ओंकार जी, विवेक शर्मा, डॉक्टर अरुण शर्मा, गिरिराज शर्मा, मनोज शैल, कमल कांतम, सुनील शास्त्री, बहन आशा हेम सहोत्रा, बहन राधा जी। हम जानते हैं इनके उर्वर मस्तिष्क को, हम समझते हैं। इन लोगों के साथ बैठ करके हमने, अब 5वीं कक्षा तक हम पहुंचने वाले हैं। अगर हमारा समूचा संस्कृत समुदाय संस्कृत भारती के साथ खड़ा हो जाएगा, हमारा ये कोई संस्कृत भारती का कार्य नहीं है, ये जन जन का कार्य है। हमारे उन मंदिर में बैठे हुए, मंदिरों में जाने वाले उन असंख्य लोगों का कार्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, संस्कृति और संस्कार के जनक हमारे देव मंदिर है। ये देव मंदिरों का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं मैं आज, क्योंकि यहीं से ही हमारा समाज विकास पथ पर अग्रसर होता है। संस्कृत भाषा को जन भाषा अगर बनाना है, हमें इसकी ऊर्जा को भी समझना होगा। इसलिए थोड़ा सा मैं संकेत इस ओर करना चाहता हूं। पांडे जी, ये तो मेरा थोड़ा सा हमारे इस समय एक मैं मेरे उससे क्या कहते हैं, इस समय हमारे जो संस्कृत अकादमी के सम्माननीय सचिव, सम्माननीय भक्त वत्सलम जी, जो जिस प्रकार से इन्होंने संस्कृत भारती को, संस्कृत अकादमी का जो कार्य आगे ये बढ़ा रहे हैं, इससे भी हमारी बहुत अपेक्षा है। माननीय भक्त वत्सलम जी से हमारी अपेक्षा है कि हम इसको जन भाषा कैसे बनाएं, इसके लिए इनका विशेष हमारी योगदान रहने वाला है, मार्गदर्शन मिलने वाला है। हम इससे भी बहुत ऊर्जा प्राप्त करने वाले हैं। माननीय पांडे जी। डॉक्टर साहब, मेरे मन में 2 प्रश्न अभी उठे हैं। एक प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश कुछ सुगम और कुछ दुर्गम स्थलों वाला प्रदेश है जी। यहाँ पर 12 जिले हैं और 12 जिलों में प्रायः मैं सुनता हूं कि 10 अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं जी। उन बोलियों में संस्कृत का कितना प्रभाव है, इस विषय पर भी कुछ प्रकाश मुझे चाहिए। प्रोफेसर पांडे, आचार्य पांडे जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रखा। अभी हाल ही में अब आने वाली जो पुस्तक जिसका जिक्र आपने किया, पांडुलिपियों के ऊपर एक पुस्तक, पिछले 10 वर्षों से इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, काम किया है। अब ये पुस्तक मूर्त रूप आप लोग सभी जनों के समक्ष आने वाली है। जब हमने इसका उल्लेख मैं अभी किया था,
कि हमारी लिपियों के साथ साथ हमारी जो बोलियां हैं, इन बोलियों का उल्लेख लोक गाथा दिग्दर्शिका में हमने किया है। हिमाचल संस्कृत साहित्य के पहले अध्याय में भी हमने किया है। इन बोलियों में अगर आप वो हम थोड़ी सी चर्चा कहते हैं कि जब हमने कणाशी का जिक्र करना है, लाहौल स्पीति में जाएंगे तो वो पूर्णतया संस्कृत प्रभावित दिखाई देती है। परंतु मैं तो इससे आगे की बात करना चाहता हूं आपसे। हमारी समूची बोलियों में संस्कृत मूलक शब्दों का भंडार है। डॉक्टर बच्चन जी ने, क्योंकि वो श्रेष्ठ व्युत्पत्तिविद थे हिमाचल भाषा विभाग में, जब हमने उनके ग्रंथों को पढ़ा, उनके शब्द की व्युत्पत्तियों को समझने का प्रयास किया, बोलियों में उन्होंने जिस ढंग से बोलियों में संस्कृत भाषा के शब्दों को का उल्लेख किया है वो वंदनीय है। बोलियों में प्रभाव दिखाई देता है। मैं इस ओर जिक्र करने के बजाय एक पुस्तक का जिक्र करना चाहता हूं। ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी ने एक महत्वपूर्ण लोकगाथाओं से संबंधित प्रकाशित किया है। वो डॉक्टर विद्याचंद ठाकुर ने उसका संपादन किया था। उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं। वो पुस्तक हमारे को वेदों की याद दिलाती है, बल्कि हमने उसमें एक लेख लिखा था। मैं आपसे जिक्र करूं कि जितने भी वेदों में हमारे सृष्टि संबंधी सिद्धांत है, जैसे सद असदवाद, रजोवाद, व्योमवाद, अवतारवाद, क्या कहते हैं, अपरवाद, आवरणवाद, अंभोवाद, अमृत मृत्युवाद, रात्रवाद, दैववाद, संशयवाद, ये ऋग्वेद के हमारे नासदीय सूक्त के हैं, हमारे पाठक जानते हैं। इनका जब हमने जिस पुस्तक का के ऊपर अकादमी ने हमको पुरस्कृत किया था, संस्कृत प्रभावित महास्वीयम श्रीमौरी लोकगाथा, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। समूचे जो सृष्टि की गाथाएं हमारे, चाहे वो हमारी गाथाएं अगर आप देखेंगे, मैं आपसे कहूं कि ना थिया धरती ना गासा, ना थिया मेरू कमलासा, हाँ ना थिया पौन, ना थिया पानी, ना थिया चरा, ना थिया सूरज, ये गाथा है। इसी तरह एक ईशरस गीतंग किन्नौर में गाया जाता है। उसके अगर आप उस गाथा को देखें, तालाबू मांझी शेफे जोरिंगा, शेफे फूटी अंडो जोरिंगा, हिरण्य गर्भ, शेफे फूटी अंडो जोरिंगा, अंडो फूटी ईशरा महादेव जाया। कौन से वेद की बात करेंगे आप? कहाँ है वेद? लोक में है, हमारे लोक में है, रचे बसे हैं हमारे इन गाथा गीतों में। इसका नेरी शोध संस्थान ने जो पुस्तक प्रकाशित की है, हम नेरी शोध संस्थान को साधुवाद देना चाहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण विषय को डॉक्टर विद्याचंद ठाकुर जी ने एक मूर्त रूप दिया है। ये इसका जिक्र करके ये जितने भी गाथा है, हमारे आख्यान उपाख्यान है जो लोक में दिखाई देते हैं, प्रोफेसर पांडे जी, इसलिए मैंने ये जिक्र किया, हमारे बोलियों में है। इसलिए बोलियां हमारे संस्कृत भाषा जन भाषा भवे, इसके स्रोत है जी। देखिए, संस्कृत तो निसंदेह हम भारतीयों की आत्मा में है, और भारत के किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति और किसी भाषा को एक बार में समझे ना समझे, संस्कृत को जरूर समझ लेता है। ये संस्कृत की अपनी विशेषता है, क्योंकि संसार में जितनी भाषाएं हैं उन सब का आधार कहीं ना कहीं संस्कृत को ही मानना पड़ता है, क्योंकि उसकी अपार क्षमता के कारण। हिमाचल प्रदेश में आप बहुत लोक संस्कृति से जुड़े हैं और बहुत सारे ग्रंथ आपने लोक गाथा, लोक संस्कृति, लोक साहित्य पर लिखे भी हैं, और इस पर कितने सारे शोध पत्र मैंने आपके पढ़े भी हैं, सुने भी हैं। तो मेरा प्रश्न यह था
कि क्या आज की तारीख में जो व्यक्ति संस्कृत सामान्य रूप से नहीं पढ़ता है, उस व्यक्ति के समक्ष जब हम संस्कृत भाषा में बात करते हैं तो वो कितना समझ लेता है और उसके भीतर कितना समझने का की इच्छा होती है कि मुझे संस्कृत और समझना चाहिए। क्योंकि आप लोक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इस विषय पर भी हमारा मार्गदर्शन करें कि साधारण व्यक्ति को संस्कृत कितना अच्छा लगता है और कितने कम समय में हम उसको संस्कृत सिखा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने रखा है। संस्कृत जनभाषा कैसे बने, ये प्रश्न हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार जिक्र करते हैं। इस साधारण शैली में इसको आप कैसे जन जन तक पहुंचाएंगे। ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो हाल ही में अब उनके पास दूसरा विभाग चला गया है, मैं जिक्र करना चाहता हूं श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी का। श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी का भी यही मत था कि इसको हम साधारण शैली में समाज तक कैसे पहुंचाएं। इसीलिए पांडे जी, हमने जो ये 2री से 5वीं की तक की यात्रा हमने नन्हे मुन्नों के लिए बनाई है, इसमें हम थोड़ा सा जिक्र संकेत मात्र करना जा रहा हूं मैं आपको। इसको हमने जो हमारी तकनीक, जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से हम सिखाने वाले हैं। कैसे सिखाएंगे? हम रोज घर में हमारे परिवार का जो संस्कार है उसमें हम निरंतर आरती तो पाठ करते हैं, हम छोटे छोटे भजनों का पाठ करते हैं, हम छोटे छोटे ऐसे पद्यों का पाठ करते हैं कि जैसे आपने अभी कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। हम यही नहीं, इसके अतिरिक्त भोजन मंत्र हमारी परंपरा है कि अब सुबह उठ करके जब हम बहुत छोटे थे, मेरे पिताजी कभी किसी स्कूल में नहीं पढ़े, उन्होंने मुझको एक पद्य उन्होंने सीखा था, क्योंकि वो देव परंपरा से जुड़े थे, मंदिर से जुड़े थे। वो मुझको सिखाते थे कि बेटा उठो और सबसे पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। मुझको समझ में नहीं आता था, पर हमने सीख लिया, तब समझ में आया समूचा ब्रह्मांड इसमें है। अब हम इसको 2 भागों में बांटे। एक कि अगर हम इसको उस संस्कृत की उस शैली में ही आगे जाने का प्रयास करेंगे, अगर हम इसको खेल खेल में ले जाने का प्रयास करेंगे, ऐसे छोटे छोटे पद्य हमने इनके मूल में रखे हैं। और छोटी छोटी वंदना, ऐसी वंदना जिससे मन पुलकित हो जाता है, ऐसे इन छात्रों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं उस ओर भी। इसलिए ये प्रश्न धीरे धीरे जब ये पाठ्यक्रम की पुस्तक आएगी, छात्र हमारे धीरे धीरे इसके साथ जुड़ेंगे। अभिभावकों के लिए भी हमने इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां रखी है। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्तित्व विकास और भारतीय संस्कृति, ये पुस्तक बस छप करके आने वाली है। अगर इस पुस्तक लेखन का विषय भी मेरा यही है कि हम कैसा व्यक्तित्व चाहते हैं छात्रों का, किस ऊर्जा को हम, आंखें देखती है ज्ञान की पहली हमारी ऊर्जा का स्रोत है, कान सुनते हैं शब्द ब्रह्म को सुनते हैं, शब्द इसकी ऊर्जा को हमारे छात्र कैसे ग्रहण करें, नाक सूंघता है, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया है, मन बुद्धि और आत्मा, ये बड़ा दर्शन है। परंतु ये दर्शन इसलिए दुरूह लगता है, परंतु लोक में तो ये बड़ा साधारण रूप में है। जब हम लोक को पढ़ते हैं, ये साधारण शैली में हम जब इन बातों को हमारे छात्रों के समक्ष उठाएंगे, अभिभावकों के समक्ष उठाएंगे, तो कोई भी माता पिता ये नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा, जैसे मैं अक्सर चर्चा करता हूं जब हम व्याख्यान देते हैं कि रामायण की महत्ता क्या है, लोक में देखिए रामायण की महत्ता क्या है। कोई भी माता पिता जब अपने बच्चों को आशीर्वाद देता, क्या कहता है,
देखिए हमारी परंपरा, राम की तरह बनो, आशीर्वाद देते हैं। माँ बोलती है राम की तरह बनो, माता कहती है सीता की तरह बनो। सकारात्मक ऊर्जा, हम कभी भी नकारात्मक चरित्र को उद्धृत नहीं करते हैं। नकारात्मक चरित्र हमारे जीवन दर्शन को नकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाएगा। ये सकारात्मक ऊर्जा जब तक हम इन छात्रों के जीवन दर्शन में नहीं डालेंगे, संस्कार में नहीं डालेंगे, संस्कृति जो है संस्कृति संस्कृता आश्रिता। कब आश्रिता होगी? जब हम ये कहेंगे कि राम के जो गुण है सुनिए, राम के गुणों को हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? जब हम इनके चरित्रों को समझने का प्रयास करेंगे, उनको आत्मसात करेंगे। इसलिए ये प्रश्न आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, आप सभी जानते हैं इस विषय को। पांडुलिपि हाँ जी पांडुलिपि पर एक प्रश्न बच रहा था। जी बताएं, उस पर भी कुछ चर्चा हो जाए, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जी ये भी लोक से जुड़ा है। ये इसलिए लोक से जुड़ा है कि हमारी जो एक पांडुलिपियों का वर्णन इसलिए मैं करना चाहता था, ये भी हमारे लोक से जुड़ा है। जिस समय भारतवर्ष में मुगलों के आक्रमण होते हैं, अंग्रेजों की नीति ने हमारे मूलभूत जो शिक्षा दर्शन था इस पर कुठाराघात करने प्रारंभ किए, तो उस समय हमारे इन पांडुलिपिकारों ने ही इस भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय जो जिससे हम आज जीवंत अपने क्या कहते हैं भारत बोध जिसको हम कहते हैं, भारत बोध कहाँ है? भारत बोध इन पांडुलिपियों में जीवंत है। इन पांडुलिपियों चाहता हूं, इन पांडुलिपियों के लेखक, इन पांडुलिपियों के रचनाकार भी संस्कृत साहित्यकार है। मैं इसलिए करना चाहता हूं इनका जिक्र कि अभी एक मैंने एक जब हम ये जो हमारा अथर्ववेदीय पीठ निर्मण है, वहां से हमको एक पांडुलिपि मिली, भूडा यज्ञ पद्धति। इस पद्धति को हमने अब ट्रांसलेट कर दिया है, इसका हमने अनुवाद किया है। ये शीघ्र ही पाठकों के समक्ष आने वाली है। भूडा यज्ञ पद्धति, अभिधान रत्नमाला, अग्नि पुराणांतर्गत सिद्ध योग, आगम कल्प पांडुलिपि, फिर ब्रह्म कवचम, पोथियां, जात का अलंकार पांडुलिपि, चीरी का वर्णन इसलिए करना चाहता हूं। मैं एक बार मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे क्या कहते हैं जो आज भी जो हमारा पंचांग निकलता है, ये पंचांग मेरे चौपाल क्षेत्र में 3 जगहें ऐसी है जहां पर वेदशालाएं हमारे मंदिरों में विद्यमान है। मैंने कभी इसका जिक्र भी किया था। वहां पर पंचांग को निकालने की प्रथा आज भी है। ये पाठकों के लिए बड़ा अचंबा होगा। चीरी छोटा एक लघु पंचांग होता है, उसमें वर्ष भर की सारी कालगणनाएं। ये कालगणना के सिद्धांत भी हमारी इन पांडुलिपियों में है। कालगणना के सिद्धांत हमारे एस्ट्रोफिजिक्स के वो महत्वपूर्ण क्या विषय वस्तु है जो हमारे लोक में है, गांव में है, जिसका जिक्र अभी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के रूप में भी हमने किया है। हमारे गांव में आज भी पंचांग को निकालने की प्रथा है। ये पंचांग निर्मण, मेरे पास निर्मण में लगभग कोई 27 मीटर लंबा एक रोल है जिसमें इसका जिक्र किया गया है। कभी चर्चा करेंगे। मैंने इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा हमारे पाठकों के लिए हमने की कि हम इन पांडुलिपियों के मर्म को, पांडुलिपियों में जो लिपियां हैं, चंदवाणी, पंडवाणी, पठाकरी, ये लिपियां मेरे पूर्वजों के पास इनके बहुत बड़े बड़े ज्योतिष के ग्रंथ हैं, कालगणना के ग्रंथ हैं। तहसील चौपाल में ही कम से कम जो है 130-135 इस प्रकार के ग्रंथ है, जिसमें ज्योतिष के अलग है,
कालगणना के ग्रंथ भी विद्यमान है। तो मैं इसलिए पाठकों के लिए भी इस चर्चा को लाना चाहता था, और शोधार्थियों के लिए मेरा आह्वान कि प्रयास करिएगा। मेरे पास कम से कम मैंने 27 पांडुलिपियां निर्मंड से लाई है। आजकल उसके ऊपर मैं कार्य कर रहा हूं, और हमारे भावी पीढ़ी के लिए हम इसको एक सशक्त आधार तैयार करने का प्रयास करेंगे। जी जी पांडे जी, इसके अतिरिक्त और हम किस विषय को लें? पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, कृष्ण मोहन पांडे जी, चलें, ठीक है। अगर पांडे जी को शायद इनका हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है, अब थोड़ी सी चर्चा इसके अतिरिक्त हम लोक गाथाओं में संस्कृत, एक जो ग्रंथ हमारा संस्कृत प्रभावित महाशिव और सिरमौर लोक गाथा, इसमें महाभारत की लोक गाथाएं, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। महाभारत की गाथाएं हमारे देव मंदिरों के पूजा सिद्धांतों में आज भी गायन परंपरा में जीवंत है। हमने सिरमौर, हमने उत्तराखंड के जो जौनसार बावर और शिमला के कुछ क्षेत्रों में जब हमने शोध के संदर्भ में अपना भ्रमण किया, ये इन स्थलों पे जो मुझको लोक गाथाएं मिली, महाभारत की गाथाएं, वो हमारे पूजा सिद्धांतों में, देव परंपरा में, जब हम एक पुस्तक लिखी मैंने थे, जागरा जब मैं पुस्तक लिख रहा था, उसमें इन गाथाओं का जिक्र है, जो हमारे उसी विधान से, जैसे वेदों की ऋचाएं होती है, वेदों की ऋचाओं के पठन के जो नियम होते हैं, उसी नियमों का पालन हमारे देव परंपरा के जो पूजा सिद्धांत है, उन पूजा सिद्धांतों को देव मंदिरों में गायन परंपरा में पूरी रात गाते हैं। उन गायन परंपरा में ऐसा लगता है कि वेदों का लोक भाषा में उच्चारण किया जा रहा हो। जैसे मैं सिरमौर के कुछ देव मंदिरों के इन पूजा सिद्धांतों के सिद्धांतकारों से मिला, तो उन्होंने गायन परंपरा में, हम देव मंदिर में बैठे, उन्होंने जो परंपराएं उनकी उच्चारण की थी, इनको उच्चारण करने की परंपरा भी नियमों में बंधी होती है। पूरी रात जब हमारा चर्चा होती है, कि जब हमने उनसे चर्चा की कि संपूर्ण पूरी रात हम इसका जिक्र करते हैं, तो वहां पर भी जो महाभारत के चरित्र है, भीम का चरित्र वहां गायन में आता है, वहां अर्जुन का चरित्र गायन में आता है, वहां पर युधिष्ठिर का चरित्र गायन में आता है, वहां श्री कृष्ण का चरित्र गायन में आता है। यही नहीं, रामायण के चरित्रों को भी गाते हैं। आप हैरान होंगे, शिमला और सिरमौर में सीता के चरित्र को हमारे जागरा उत्सवों में प्रातःकालीन उषा काल में ब्रह्म मुहूर्त में गाने की परंपरा है, और उसकी गायन परंपरा को हमारी जो हमारा महिला वर्ग होता है, वो बड़ा उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम रहते हैं। इसलिए हमने इस जो समृद्ध संस्कृत साहित्य के इतिहास की परंपरा है, इसको हम क्या कहते हैं, हमने थोड़ा सा उद्धृत किया। ओम प्रकाश राही जी कह रहे हैं कि चीरी के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करें। मैं आपसे, राही जी तो इन क्या कहते हैं, ज्योतिष के इन पांडुलिपियों के जो हमारे सांचा ग्रंथ है, राही जी ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है सांचा पांडुलिपियों के ऊपर। चीरी के संदर्भ में जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पंचांग जब निकालने की प्रथा होती है, तो चीरी एक छोटा स्वरूप है उस पंचांग का, जिसको हम जब हम कुल्लू जाते हैं
तो नव संवत्सर परंपरा में उसका क्या कहते हैं उच्चारण किया जाता है। और जब हम शिमला के क्षेत्र में नव संवत्सर परंपरा जब हमारी होती है तो वहां पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस चीरी के माध्यम से ही पूरे वर्ष के जो हमारे कालगणना के सिद्धांत है, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कौन सा काल क्या कहते हैं कृषि के लिए उपयुक्त है, कौन सा हमारे क्या कहते हैं फसलों के लिए उपयुक्त है, ये सारी चीजें उसमें रहती है। तो बड़ा विस्तार से इस विषय को, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरी जानकारी एक व्याख्यान में ही होती है, ये लगभग मैंने इसके ऊपर एक क्या कहते हैं कंप्यूटर में एक पीपीटी के रूप में भी दर्शाने का प्रयास किया है। कभी समय लगे तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारा आज का जो क्योंकि पांडे जी भी हमारे संपर्क से टूट गए हैं, मैं लगभग हमें जो भाषा अकादमी ने 1 घंटे का जो समय लाइव दिया था, तो लगभग एक संकेतात्मक रूप में ही हमने इन जो हमारे स्रोत सामग्री है हिमाचल के संस्कृत साहित्य की, वंदनीय साहित्यकारों द्वारा विरचित साहित्य की, और हमारे पांडुलिपिकारों द्वारा विरचित पांडुलिपियों के महत्वपूर्ण स्रोतों की, अभिलेखों, प्रशस्तियों और हमारे महात्म्यों की, ये जीवंत स्रोत है हमारे, जिसको हम कहते हैं, कई बार ये प्रश्न आता है भारत बोध, भारत को हम कैसे जाने? भारत इन्हीं चीजों से हम जान सकते हैं। ये हमारे गांव के जीवंत महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है, हमारा जीवंत जीवन दर्शन, हमारे जीवन के जो साहित्यकार हमारे जीवन दर्शन के साधक है, हमारे ऋषि मुनि, वो पूरा समूचा मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और हमारे मलाना से लेकर के सिरमौर तक कौन सा ऋषि कहाँ नहीं है? हमारे ऋषियों के घर घर गांव गांव में हमारे ऋषि, हमारे गांव के लोग ऋषियों को अपना घर का क्या कहते हैं सदस्य मान के चलते हैं। ऐसा जीवंत क्या कहते हैं साहित्य, जीवंत जीवन दर्शन हमें कहाँ मिलेगा? ये जीवंत जीवन दर्शन हमें हमारे लोक में मिलेगा। यही हमारा आज का निवेदन। जय हिमाचल और जय तु संस्कृतम।